चित्रा जी, किसानों के देवता, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी के साथ मुलायम सिंह जी ने राजनीति की शुरुआत की। हमारे भी अच्छे संबंध रहे हैं इनसे, हैं भदौरिया साहब से भी और अखिलेश जी से भी। बट ये बीच में जो आ रहे हैं तो कांग्रेस को कह रहे हैं, अरे कांग्रेस ने तो आय से अधिक संपत्ति के केस लगा करके माननीय मुलायम सिंह जी को, मायावती जी को जेल में डालने की तैयारी कर दी थी। तो ये बीच में अगर इनको दिल नहीं रहा है, आप पार्टी तो इन्हें सबसे भ्रष्ट पार्टी कहती थी, उनके साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं, तो भी देश की बात हो रही है, किसानों की बात हो रही है, करने दो। चित्रा जी, मैं अपनी बात को समअप कर रहा हूं एक चीज के साथ कि जो देश की जो वास्तविक स्थिति है, जो देश की जो आज के माहौल में जो परिस्थितियां हैं, जो परिवेश है, चाहे वो 370 हो, चाहे मंदिर हो, डिटेल में नहीं जाते हम पूरा, चाहे वो एक टैक्स की बात हो, आने वाले समय में बिल्कुल 4 तारीख को साफ दिख जाएगा। ये कंफ्यूज थे, कंफ्यूज हैं, इसीलिए कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी 3 साल तक अध्यक्ष नहीं बनाया, जिस दिन अध्यक्ष बने सनातन धर्म के खिलाफ बोले। ये यहाँ पर पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन सीटों के आंकड़े को लेकर ये जो दावा किया जा रहा है, एक तरफ गृह मंत्री कह रहे हैं 310 5 चरणों में बीजेपी को मिल गई, 79 सीटों पर जीत रही है, अखिलेश यादव बोल रहे हैं 4 जून को लिख कर देने को तैयार है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी एनडीए की सरकार जा रही है। ये जो तरीका अपनाया जा रहा है पार्टियों की ओर से, यह क्या संकेत करता है आशुतोष जी? चित्रा जी, इनमें से किसी की भी संख्या को सीरियसली मत लीजिए। जो 400 के दावे कर रहे हैं उनको भी सीरियसली मत लीजिए, जो 150 के दावे कर रहे हैं उनको भी सीरियसली मत लीजिए, जो 300 के दावे कर रहे हैं उनको भी सीरियसली मत लीजिए। भाई ये चुनाव का वक्त है, चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक नेता ये तो नहीं कहेगा कि उनकी पार्टी चुनाव हारने जा रही है, या उनकी जमानत जब्त होने जा रही है, या वो सरकार नहीं बना पाएंगे, या बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाएंगे। तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हम 400 के पार सीटें हमको मिले, या अमित शाह जी कह रहे हैं कि हम 310 की सीटें में मिल चुकी हैं, 400 के पार हम पहुंचने वाले, तो उनको मुबारक हो। ये तो जनता फैसला करेगी ना। या राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी को 150 सीटें मिल रही है, 180 सीटें मिल रही हैं। तो ये चुनाव के अंदर दावे प्रतिदावे होते हैं, मनोवैज्ञानिक असर डालने की कोशिश की जाती है। आज की तारीख में मेरा स्पष्ट तौर पर यह मानना है कि जो चुनाव चल रहा है वो इस वक्त टच एंड गो का चुनाव चल रहा है। जबरदस्त संघर्ष है, कांटे की लड़ाई चल रही है, और इसमें कोई भी पक्ष आगे निकल सकता है। मैं ये कहूं कि नहीं भारतीय जनता पार्टी लेड नरेंद्र मोदी आगे है तो भी गलत मैं कहूंगा। अगर मैं कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी लेड विपक्ष आगे है तो भी मैं गलत कहूंगा, क्योंकि अभी 114 सीटों 115 सीटों के लिए वोट पड़ने हैं, और इन 115 सीटों में बहुत सारा वो इलाका है जहां पर दोनों जगह जबरदस्त लड़ाई, जिसमें हरियाणा की भी सीटें हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की भी सीटें हैं, और ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में कमजोर है। हरियाणा में तो विशेष तौर पर कमजोर दिखाई पड़ रही, यूपी के अंदर भी उनकी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। पिछली बार उन्होंने 62+2 64 सीटें पाई थी, क्या वो रिटेन कर पाएंगे? आज की तारीख में सबसे बड़ी जद्दोजहद ये, अगर रिटेन कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी बीजेपी की, लेकिन अगर रिटेन नहीं कर पाएंगे तो फिर उनकी सीटें घटेंगी। तो इसको बहुत गंभीरता के साथ मैं कभी भी नहीं लेता हूं, और मेरा साफ मानना है कि लड़ाई जबरदस्त है। फरवरी के महीने में जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की हवा चल रही है और माहौल उनके पक्ष में है, एक तरफा चुनाव है, आज की तारीख में वैसा कतई नहीं। हाँ, ठीक है। अब मैं सीधे आपके पास आते हुए बृजमोहन श्रीवास्तव जी, वो कह रहे हैं कि हवा कतई नहीं चल रही है। 2 राज्यों का उन्होंने उदाहरण दिया, एक महाराष्ट्र भी उनमें है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा 48 सीटें महाराष्ट्र से ही आती हैं, तो वहां पर भी एनडीए की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। चित्रा जी, देखिए, मैं इस बात से पूरी तौर से असहमत हूँ कि महाराष्ट्र में एनडीए को किसी प्रकार की कोई चिंता करनी चाहिए या वहां पर हमारी सीटें घट रही हैं। चुनाव के पहले से ही हमारे तीनों नेताओं ने महाराष्ट्र को लेकर एक रणनीति ये बनाई थी कि हमको 48 की 48 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशियों को विजयी बनाना है। और इस बात को ध्यान में रख के हमारी पार्टी के तीनों जो महाराष्ट्र के नेता हैं, आदरणीय एकनाथ शिंदे जी, आदरणीय अजीत दादा पवार, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब, इन्होंने बैठ के इसी रणनीति पे काम किया। वहां कभी किसी ने ये तक बात नहीं की कि किसको कितनी सीटें मिलनी चाहिए या किसको कहां से लड़वाना है। हमारा मकसद सीधा था, क्योंकि आज देश के सामने सबसे मूल मुद्दा क्या है कि किस प्रकार से आने वाले दिनों में देश विकसित हो, आम आदमी की समृद्धि में इजाफा हो। और इसके लिए हम लोगों का यह पूरा विश्वास है, एनडीए के हर कार्यकर्ता और साथी का यह विश्वास है कि इन परिस्थितियों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से बेहतर नेतृत्व इस हालात को कोई दूसरा नहीं दे सकता। उनको ध्यान में रख के हम लोगों ने पहले दिन से इस रणनीति को तैयार किया था, और यही कारण है कि हम लोगों ने आदरणीय मोदी जी से बोला कि आप हमको महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए, क्योंकि जिससे हमारा जो वहां का कार्यकर्ता है
वहां का हमारा नेता है वो मोटिवेट होकर आम जनता के बीच में जाकर आपकी नीतियों के बारे में बात करे। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, महाराष्ट्र में एनडीए के सबसे ज्यादा उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे। ये दावे करना, संख्या के दावा करना, मैं सोचता हूँ ये हमारे बड़े नेता कर रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ। लेकिन मैं अपनी तरफ से ये बात कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र की जनता का भरपूर आशीर्वाद एनडीए के प्रत्याशियों को है। और यही स्थिति पूरे देश में है, क्योंकि पूरे देश के अंदर इस बात पे चर्चा है। INDIA आज से ये तय नहीं कर पाया कि उनका नेतृत्व कौन करेगा, कि लोग उनका अपना खुद का एजेंडा क्या है। अगर उनको कल को जो नहीं होना है, फिर भी एक काल्पनिक बात है कि अगर उनको कभी सरकार में आने का मौका मिला तो देश के लिए क्या करेंगे, इसका कोई स्पष्ट चित्रण, कोई स्पष्ट बात उनके नेता आज तक नहीं कह पाए। उन्होंने एक ही मुद्दा लिया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हटाना है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हटाने से ये मकसद कैसे होगा देश का पूरा, जो INDIA चाहता है? क्या उनके हटाने के बाद इस देश की प्रगति के लिए उन्होंने कोई चित्र या कोई मुद्दा या कोई ब्लूप्रिंट देश के सामने रखा? जवाब मिलता है नहीं। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये वर्तमान जो हालात हैं, इन हालात में जो आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि 400 पार, मुझे लगता है कि वाकई देश की जनता ने इसको स्वीकार भी किया है और ये चुनाव उसी दिशा में आगे जा रहा है। ठीक है वरुण पुरोहित जी, वो तो 400 पार 310 आंकड़े दे रहे हैं। आपके तमाम क्षेत्रीय दल के जो सहयोगी हैं उनकी ओर से भी आंकड़ा दिया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी ये जो लिख कर देने के लिए तैयार हैं कि बीजेपी गई 4 जून को, अब जरा ये बताइए कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें आ रही हैं? कांग्रेस पार्टी अपना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं दिखा रही है? उधर प्रधानमंत्री जी या फिर बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि 40 सीटों के आसपास से सिमट जाएगी। आप लोगों का अपना क्या एनालिसिस है? दूसरों का ही घर देखते रहेगा या अपना भी बताएगा कि कांग्रेस की क्या स्थिति रहने वाली है 24 के चुनाव में? चित्रा जी, जो पाखंडीकरण, छलकरण, कपटकरण की जो केंद्र की सरकार है, अब की बार 400 पार नहीं, जनता को रोटी रोजगार चाहिए। जनता इनसे परेशान हो चुकी, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से प्रताड़ित कर चुके हैं। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, देखिए आप, मैंने आपको पहले भी कहा, पूरे देश की राजनीति का केंद्र बिंदु आज भी गांधी परिवार और कांग्रेस है। आज भी सारे जो भी अपोजिशन वाले हैं, कांग्रेस का ही सुबह जैसे भगवान का नाम लेते हैं, कांग्रेस का नाम लेते हैं। कांग्रेस से पैदा है कई नेता, तो उनमें दूसरी पार्टियों में चले गए। अभी इन्होंने मलूक नागर जी ने चौधरी चरण सिंह जी की बात की। अरे चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बनाया कांग्रेस पार्टी, और क्या करती? अब ये हर बात में कोई ना कोई कपोल कल्पित आत्ममुक्त 400 हो गई, विपक्ष आएगा नहीं, ये तो फासिस्ट सोच होती है, दूसरा के विपक्ष आएगा नहीं। आप कह रहे हो दूसरे घर में जाग रहे, हम तो कतई नहीं जाग रहे। 10 वर्ष बाद भी मोदी जी को, उनकी सरकार को, जो इनको मेजोरिटी की सरकार थी दोनों टर्म में, आज भी सुबह से शाम तक कांग्रेस की बात करनी पड़ती है, गांधी परिवार की बात करनी पड़ती है। अब ये कैसे तय कर देंगे? अभी तो कोहली जी कह रहे थे हम तय करेंगे। आप कैसे तय कर दोगे भाई 40 सीटें कांग्रेस पार्टी की? हम कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी की सीटें ज्यादा आएंगे। हम आपकी जैसे अभी मंगेरी लाल की बात कर रहे थे, मलूक जी, मंगेरी लाल तो अमेरिका भाग गई, ट्रंप की सरकार बनाने पता नहीं कहां चले गए। हम कपोल कल्पित बातें नहीं करते, हम ग्राउंड पे काम करते हैं। आपको 4 जून को पता लगेगा कितनी सीटें हैं। हाँ, मैं इनकी जैसे कोई चाटुकारिता की किताबें पढ़ के नहीं आया, जैसे स्टेशन पे मिलती है नुस्खे चाटुकारिता के। ये जरूर है, कुछ सीटें जो है विपक्ष ने टिकट वितरण में सही राजनीतिक सूझबूझ नहीं दिखाई है। अगर वो भी होता है तो हमारी और मेजोरिटी से भी ज्यादा सीटें आती, वो 4 तारीख को पता लगेगा। ये देखिए आप, एक बात और आप नोट करिएगा चित्रा जी, एक 10 सेकंड, मैं 10 सेकंड और दे देते मुझे। मैं इनफैक्ट आज वरुण पुरोहित जी को मैं बधाई दूंगा। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण आज ऐसी बात की, जो कई चीजें जो मेरे मन में भी एक दुविधा थी कई वर्षों से और पिछले कई महीनों में, कि भाई नेहरू गांधी परिवार क्यों चाह रहा था कि भगवान श्री राम के मंदिर के उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा में ना जाए। भाई रोक दिया था पूरी पार्टी को। अभी वो वरुण जी ने वही कहा, नेहरू गांधी परिवार को लोग पूछते हैं, तो उन्होंने तो भगवान का दर्जा दे रखा है। ये भी एक अच्छा लोकतंत्र है और अच्छी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कि एक परिवार को भगवान की श्रेणी में मान देते। इसीलिए तो भगवान श्री राम भी तो काल्पनिक हो जाते हैं कांग्रेस की सरकार के लिए। तो ये आज इनसे एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिली जो हमें उसकी समझ नहीं आ रही थी कि भगवान श्री राम के विषय पर कांग्रेस का ये रुख क्यों। तो एनीवे, आपने पूछने वाली बात की, मैंने नहीं की। और जय में फर्क होता है, हिंदी के वर्णमाला आपको बता दूं नलिन जी। मैंने कहा पूछते हैं केंद्र बिंदु है, आप लोग इनाम जपते हो। मैंने ये नहीं कहा कि पूजते हैं। अरे भाई नहीं, कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, पूछते हैं तो भगवान स्वरूप मानते हैं आपके लोग, अच्छी बात है। ये आपकी सोच है भाई, मैं कहां से आपको रोक रहा हूं कि आपकी सोच कैसे होनी चाहिए। पर आपने कहा वो मेरे लिए एक जानकारी मिली जिसके आधार पे मैं कुछ विश्लेषण कर पा रहा हूं। आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, मैं भी थोड़ा सा विश्लेषण कर पाता हूं, वकील हूं पेशे से।
तो आपके विश्लेषण से मुझे ये आज जानकारी मिली और अब मुझे समझ आ रहा है कि भाई जब लोग पूछते हैं तो नेहरू गांधी परिवार भी तो मानता होगा भाई हम केंद्र में हैं, हमें पूछना चाहिए, तो किसी और को क्यों पूछे। ठीक है, ये अलग अलग सोच है। अब आ जाते बड़े विषय पे। देखिए अच्छा, 4 जून को रिजल्ट आएगा चित्रा जी, सब मानते हैं। आशुतोष जी मानते हैं कि कांटे की टक्कर होगी, मैं नहीं मानता कांटे की टक्कर होगी। अब ये ठीक है, हम सबके अपने अधिकार हैं और हम सबके विचार हैं कि हमें मतभेद हो सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ऐसा है कि इसको 1 मिनट रुक कर देखें कि कांटे की टक्कर किस आधार पे। राष्ट्रीय स्तर पर एक कोई इंडी गठबंधन बना नहीं। आप खुद देख लीजिए, बंगाल हो, केरल हो, कांटे की लड़ाई चल रही है उन्हीं घटक दलों से जो कहते हैं हम एक साथ हैं। कांटे की टक्कर। कांग्रेस में भी एक महाभारत चल रही है बंगाल को लेके। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं नहीं नहीं, हम तृणमूल के साथ रहेंगे। वहां के स्थानीय जो नेता है, जो जमीन पे लड़ रहे हैं, वो कहते हैं कतई तृणमूल के साथ नहीं जाएंगे। तो कांटे की टक्कर कैसे? कांग्रेस जो है पूरे देश में अगर आप देखें, सिर्फ पिछले 2 चुनाव उठा लीजिए आप, 14 और 19, ये चुनाव भाजपा ने तो वोट नहीं दिए ना, जनता ने वोट दी। उसका दिशा क्या दिखा कि कांग्रेस 10% से सिमट के आ गई। यदि कांग्रेस को एक राष्ट्रीय पार्टी बनना है और कांटे की टक्कर देना है तो उसका वोट प्रतिशत जो है 10% से लेके मिनिमम 25 से 30% में पहुंचना पड़ेगा, 35 को पार करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये काल्पनिक बातें हो जाती, कांटे की टक्कर। अब सारे अलग अलग लड़के एक साथ भाजपा को जो केंद्रित रूप से एनडीए के साथ लड़ रही है उसे बदल दे, तो मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन कोई बात, आशुतोष जी हमारे मित्र भी हैं और हम लोग सहयोगी भी रह चुके हैं, वो उनका विश्लेषण है, ये मेरा विश्लेषण है। ठीक है। मुझे लग रहा है कि एक बार मैं अनुराग भदौरिया के पास आते हुए, अनुराग भदौरिया जी, एक तो उनकी बातों पर भी आप जवाब दीजिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि राम मंदिर पर बाबरी ताला लगाने की साजिश रची जा रही है विरोधियों की ओर से, और इसके साथ ही वोट जिहादियों को आरक्षण देने की भी पूरी तैयारी है। आप ही लोगों पर निशाना था उनका, अनुराग भदौरिया जी। तो इसके मतलब आप समझ गए ना कि इसके मतलब आप भी जान गए होंगे क्या वो उन्होंने हार मान ली है। बताइए, इस देश के अंदर में सर्वोच्च न्यायालय, हम लोग संविधान और कानून के मानने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसा करैक्टर हमारा नहीं है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय कोई आदेश पारित कर देगा तो हम उसको ले आके ऑर्डिनेंस लाके उसको खत्म कर देंगे पार्लियामेंट से। कमाल की बात करते हैं भैया। भाई मंदिर बना है, भव्य मंदिर बना है, और मंदिर ऐसा ही बना रहेगा क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बना है। इसलिए जनता को भरमाना बंद कर दें और धर्म के नाम पे राजनीति बंद कर दें और प्रभु राम के बच्चों के बारे में सोचें जो भूखे प्यासे हैं, उनकी चिंता करें तो ज्यादा अच्छा होगा। एक ब्रिजमोहन जी कह रहे थे आजकल बड़ी समस्या है देश के अंदर में, विकास की राजनीति करनी है। कब कर 10 साल से फिर क्या कर रहे थे? क्यों नहीं विकास की राजनीति की? किसने रोका था क्या विकास की राजनीति मत करो? आज आपको चिंता हो रही है, लेकिन आपके नेता तो विकास के नाम पे बात ही नहीं करते। दूसरे हमारे आजकल चले गए, गोदी में बैठ गए बीजेपी के में, हमारे एमपी साहब जो बैठे कह रहे हैं चौधरी चरण सिंह जी की बात करें। अरे चौधरी चरण सिंह का सम्मान तो समाजवादियों ने किया था। मेरठ यूनिवर्सिटी जिसका नाम था उसका चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी आदरणीय नेताजी ने रखा था। एयरपोर्ट जो लखनऊ एयरपोर्ट था उसका चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट समाजवादी पार्टी सरकार में किया गया था। दूसरी बात सुन लीजिए, चौधरी चरण सिंह के दिल में किसान बसता था और आपकी सरकार में किसानों की मौतें हुई हैं। 1-1 साल तक किसान धरने पे बैठा है, किसान रोया है, किसान बिखरा है, उसके रास्ते में कांटे बिछाए गए। क्या उनके दिल पे गुजरी होगी? आप सोचिए, आप चौधरी साहब के दिल पे क्या गुजरी होगी। आपने भारत रत्न दिया, अच्छी बात है, लेकिन आपने किसानों का अपमान किया है, ये आपको कभी माफ नहीं करेंगे। दूसरे हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनसे विकास का नाम ही नहीं लिया जा रहा है। पहले उन्होंने बात शुरू की मुसलमान से, फिर दोबारा जब आए फिर धर्म पे आ गए। अरे भैया, आप प्रभु के आप बच्चों की बात कब करोगे? और दूसरी बात, ये बात कर रहे थे संबित पात्रा ने क्या बोला था, जरा बता दीजिए आप बड़ा ज्ञान दे रहे थे ना। संबित पात्रा ने क्या बोला था बताइए ना, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। चित्रा जी आप भी बताइए, कम से कम मीडिया वालों को भी चलाना चाहिए कि संबित पात्रा ने क्या बोला। इस पे तो कम से कम 1000 डिबेट हो जाती है अगर विपक्ष के मुंह से वर्ड निकल गया होता। चित्रा जी, पूरे देश के अंदर में घर घर में डिबेट चला रही होती मीडिया, आज नहीं चलाएगी संबित पात्रा के ऊपर। कितनी डिबेट होगी संबित पात्रा के ऊपर? अनुराग भदौरिया जी, मुझे लगता है कि आपको शर्म आनी चाहिए। आप आज तक का एडिटोरियल डिसाइड नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कि कुछ चीजें हमारे विवेक पर छोड़ देनी चाहिए, और आप ये कतई डिसाइड नहीं कर सकते कि चैनल पर क्या चलाना है क्या नहीं चलाना है। ठीक है ना, जो खबर हमें चलानी है वो चलाते हैं। और क्या कुछ कहा है संबित पात्रा ने, बिल्कुल गलत बात है।
नहीं, आप मुझे चैलेंज नहीं कर सकते हैं अनुराग भदौरिया जी, आप बिल्कुल नहीं कर सकते मेरा नाम लेकर। नलिन जी, आप इस पर जवाब दीजिए। संबित पात्रा मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, संबित पात्रा मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इससे नहीं डिबेट हो रही है, लेकिन जिस तरह के दावे आंकड़ों को लेकर किया जा रहा है वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, हो गया मिस्टर भदौरिया, हो गई आपकी बात। नलिन जी, उनकी बातों पर जवाब दीजिए, उसके बाद मैं नागर साहब आ रही हूँ। अब आ जाइए नलिन जी, 2 लाइन में जल्दी से। मैं बिल्कुल दे रहा हूं, मैं बिल्कुल दे रहा हूं। संबित पात्रा जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया गलत किया और फिर उसके बाद तुरंत स्पष्टीकरण आया। मैं कहना चाहता हूं भगवान जगन्नाथ प्रभु जी के भक्त है मोदी जी, उन्होंने उल्टा कह दिया, उस बात को उन्होंने स्वीकारा, तुरंत कह दिया। आज डिबेट के अंदर में मैंने एक गलत नंबर गिन दिया तो अनुराग भदौरिया जी ने ऐसे कर दिया जैसे और बाप रे, ये तो मतलब विश्व बदलने वाली माया काया बदल जाएगी कि इनकी जबान फिसल गई और उनका एक मतलब हिंदी का शब्द जो है प्रयोग गलत हो गया। अब इनकी पूरी डिबेट और उनकी पूरी जो विवेक जो है इस पर केंद्रित है। अरे कोई फिसल जाए तो कोई बात नहीं, हम उस पर एक डिबेट करेंगे और तय करेंगे कि चैनलों के ऊपर में कैसा डिबेट होना चाहिए। और फिर आइए क्या कहा इन्होंने भगवान श्री राम के ऊपर में, कहा जी मंदिर जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से बना है तो चलेगा। ये कभी नहीं कहा कि आस्था है भगवान श्री राम में उत्तर प्रदेश में तो वहां पर मंदिर जो है बना रहेगा, क्योंकि आस्था का केंद्र है। आप खुद देख लीजिए समाजवादी पार्टी ने जहां पर जो कार सेवकों पे किया था तो उस बात को आज भी उसी पे कायम है। एक बार जल्दी से मलूक नागर साहब, क्या ठीक है मलूक साहब, अनुराग भदौरिया आपको बता रहे थे कि आप गोदी में जाकर बैठ गए हैं बीजेपी के। जल्दी से मलूक साहब। चित्रा जी, वरुण जी ने एक बात कही कि चौधरी चरण सिंह जी को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया। वो भूल गए कि पिछड़े 60% और 80% किसानों ने करीब 55-60 साल तक कांग्रेस के नेताओं को चौधरी चरण सिंह जी के समर्थकों ने प्रधानमंत्री बनाया। अरे ये बताओ 40 दिन बाद क्यों उतार दिया? और भदौरिया जी ने वैसे तो ये इररिलेवेंट बात करते ही हैं, पर एक अच्छी बात कही इन्होंने कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया। इन्होंने ये अच्छी बात है। क्या ये अपने कांग्रेसी साथियों के बारे में बताएंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में जब बहस हो रही थी भारत रत्न मेरे द्वारा मांगने के 3-4 दिन के बाद जब भारत रत्न दिया गया था